ईरान ने 50 से ज्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी हैं। जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज्यादा अटैक हुआ, यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं। एक नई लहर दागी है इसराइल के ऊपर और उन्होंने बड़ी तबाही फेरी है इसराइल के अंदर। खासतौर पे जो क्लस्टर बम है उन्होंने जगह जगह पे आग लगाई हुई है और बहुत सारे एरियाज को तबाह किया है। ये इसराइली चैनल 12 के मुताबिक गुज़िश्ता रात हफ्ते की रात से लेकर एतवार की रात तक हर 90 मिनट के बाद बमबारी हुई है। ये इसराइली चैनल कह रहा है और वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये बमबारी हो रही है, इस बमबारी को नहीं रोका जा रहा। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने एक और धमकी भी दी है, बल्कि एक वार्निंग दी है और कुछ इलाके खाली करने के लिए कहा है। ईरान ने कुछ तस्वीर और सबूत पेश किए हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों से हो रहे हैं, लिहाजा इसलिए यहाँ पे अड्डों में जवाबी हमला करना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही ईरान ने यह कहा कि फौजी मकामात के अलावा जहाँ पे कोई अटैक हो रहे हैं या किसी तनसीब के ऊपर अटैक हुआ तो वो हमने नहीं किया। वो अमेरिका या इसराइल कर सकते हैं ताकि अरब ममालिक ईरान के साथ लड़ पड़े। लेकिन अरब ममालिक ने कमाल सब्र का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस लड़ाई से जितना हो सका वो उन्होंने गुरेज किया है। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान में लगभग 500 के करीब जासूस पकड़े गए हैं। बहुत सारे गद्दार पहले भी थे ईरान में, अभी भी बहुत सारे गद्दार हैं। ये प्रॉब्लम रहती है गरीब मुल्कों के अंदर, वहां पे गद्दार बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो यहां पे ईरान में जो गद्दार मिले हैं वो 500 के करीब बताए गए हैं। और ये खबर दी है पुलिस चीफ ने। उन्होंने एतवार वाले दिन बताया कि अमेरिका और इसराइल की फजाई बमबारी के दौरान दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लगभग आधे अफराद वो हैं जो सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे और गिरफ्तार किए गए बाद मुश्तबा अफराद पर मुबैना तौर पर हमलों के अहदाफ की निशानदही या हमलों के मकामात की फिल्म बंदी के फुटेज दुश्मनों तक पहुंचाने के इल्जामात भी हैं। ईरान ने दुबई और दोहा के हवाले से कुछ वार्निंग जारी की है और कुछ इलाकों की निशानदही की है। इस निशानदही में ईरान ने कहा है कि जनाब यहां से जो मकामी लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक यहां पे अमरीकी फौजी छुपे हुए हैं और वो अमरीकी फौजियों पे अटैक करना चाहते हैं। वहां खलबली मच गई है, लोग वहां पे आपको पता है उजलत के अंदर निकलेंगे। जब इस किस्म की वार्निंग जारी की जाएगी तो ऐसे ही होगा। फिर अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी नेटो के ऊपर, कभी किसी और मुल्क के ऊपर, कभी किसी और पे चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत उजलत में है और बहुत घबराहट का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही। उसने एक काम किया था मकबूलियत के लिए, वो उल्टा पड़ गया उन्हें। अमेरिका के अंदर भी मीडिया पे चढ़ाई कर दी है पीट हेग्सेट में, और उसने जो है वो अमेरिकी मीडिया को लताड़ के रख दिया। उसने कहा जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत जो है वो आपके डीएनए में, आपके खून में है। कोई भी सदर अमेरिका का ऐसी कामयाबियों का ख्वाब भी नहीं देख सकता था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और उसके बाद कहा जी आप अधूरा सच दिखाते हैं, आप घुमा फिराकर मालूमात वो देते हैं जिससे नुकसान होता है, आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। 36 घंटे तक एयरफोर्स का जहाज उड़ाना कितना मुश्किल है, कभी आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है? कभी आप इसके ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं? आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। ट्रंप से नफरत इसकी वजह है। यानी आप हमारे कारनामे बताएं ना दुनिया को। ये जैसे पाकिस्तान में होता है, हर फौज की यही नीयत होती है, हर फौज यही चाहती है कि उनको हीरो दिखाया जाए, उनको बड़ा दिखाया जाए। अगर वो हार भी जाएं तो कहा जाए नहीं जी नहीं ये जीत गए हैं। अगर वो किसी जगह करप्शन भी करें तो बताया जाए नहीं जी करप्शन नहीं कर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं। फौजी मेंटेलिटी ऐसी होती है, जिसके हाथ में हथियार होता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो कसूरवार है सारी बात का। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीजें नहीं आ रही ना, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही, ईरान को ज्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ईरान को जो एक चीज संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेंगी
और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फौज को अहकामात देने और वहां तक अहकामात पहुंचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिसाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निज़ाम है वो कायम रखना पड़ेगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो फिर लंबी लड़ाई भी लड़ लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल ईरानियों के उनके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। अब एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है, ये बड़े खौफनाक अटैक ईरान ने किए गुज़िश्ता 36-48 घंटे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल थे। लेकिन इसराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि वो हमले कर रहा है लबनान के ऊपर भी। ईरान की तफसीलात तो मैंने आपको बताई, लगभग 1350 अफराद शहीद हो गए, अब तो 1400 के करीब हो गए। और ईरान में बहुत नुकसान किया है, बड़ी बिल्डिंग तबाह की है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर रहे हैं। 11 अफराद जो है वो गजा में शहीद हो गए हैं और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गजा में काम करते हैं, फलस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए हैं। 107 बच्चे हैं और 66 खवातीन हैं और 2105 अफराद वहां पे जख्मी हैं और बड़ी तादाद में जख्मी जो है वो ईरान में भी है। तो इसराइल ब्रूटल अटैक कर रहा है और इसमें इसराइल एक वेपन यूज कर रहा है जिसे कहते हैं फास्फोरस बम। ये जो फास्फोरस बम है ना, ये एक नॉर्मल साइज का बम होता है, इसे फायर किया जाता है। ये टैंक के जरिए से भी फायर होता है, अलग अलग किस्म के इसके फायर करने के तरीके हैं। ये बम जब करीब पहुंच जाता है उस इमारत के या उस टारगेट के जिसके ऊपर इसने गिरना होता है, तो 80 या 100 मीटर पहले इस बम के अंदर एक ब्लास्ट होता है और इसमें से सफेद फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में उसके टुकड़े निकल के जमीन पे जाके गिरते हैं और वो जल रहे होते हैं। ये जो व्हाइट फास्फोरस है ना, इसमें आग लग जाए तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। इसकी जो गर्माइश होती है ना, या जो हीट होती है वो ऐसे जैसे जहन्नुम है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, 1500 फ़ारेनहाइट 815 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी खौफनाक गर्मी ये जनरेट करता है और इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इसको बुझाना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिस चीज पे गिरता है उसको राख बना देता है और जिस इंसान को ये लग जाता है वो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाता है या उसकी जान, उसकी तकलीफ जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। तो इसको एक केमिकल हथियार की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो ये वाला जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। पुलिस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं, लेविस वालों को भी अगवा करके ले जाते हैं और उन्हें कत्ल करके फेंक देते हैं और सिक्योरिटी पहुंचती भी नहीं उनकी हिफाजत के लिए। तो अगर इन सारी चीजों को प्लस और माइनस करें तो ये तासुर फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये आईना दिखाया जा रहा है कि दहशतगर्दी हो रही है, इसको रोको। इसी तरह 1971 में जब पाकिस्तान टूट रहा था, उस दौर में जो लोग निशानदेही करते थे ना, उनके बारे में उस दौर के भी DGISPR या इस तरह के लोग जो हैं वो ये स्टेटमेंट दिया करते थे। वो इसी तरह से बात करते थे, जनाब ये तो गलतफहमी फैलाई जा रही है, वहां तो हालात सारे ठीक हैं, ये तो तासुर बनाया जा रहा है, वो तो हमारे कंट्रोल में है, हमारे भाई हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हम जनाब लड़ेंगे, हम खड़े हैं अपनी जगह के ऊपर, मुकम्मल कंट्रोल है। सुबह पता लगा जी यहां पे तो सरेंडर हो गया। अगर उस वक्त आप उन लोगों की बात सुन लेते जो आपको हकायक बता रहे थे, तो आपको 90,000 फौजियों को हथियार ना फेंकने पड़ते और ना पाकिस्तान 2 टुकड़े होता। लेकिन उस वक्त भी आपने आंखें बंद रखी और आज भी इसी तरह कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि आंखें बंद हैं, आज भी बंद हैं। फिर एक और चीज कही DGISPR ने, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रियासत से वफादारी का एक तकाजा किया कि जनाब रियासत से वफादार होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला भी दिया। आर्टिकल 5 के बारे में कहा कि जी बड़ा क्लियरली वो बताता है कि आपको रियासत के साथ वफादार रहना है। अब रियासत से वफादारी होती क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन है, कोई तारीफ आप बताएंगे? रियासत से वफादारी का फर्ज है क्या? लोग अपना टैक्स जमा करवाएं, लोग टैक्स देते हैं, टैक्स चोरी हो जाता है। वफादारी का तकाजा यह है कि आप वोट डालें, लोग वोट डाल के आते हैं, वोट चोरी हो जाता है, हुकूमत ही किसी और की बना देते हैं। लोग जनाब जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। एक अच्छा जो रियासती शहरी है, जो वफादार है अपनी रियासत का, वो जुल्म के खिलाफ बोलेगा, उसे गोली मार देते हैं। जो मारा जाता है उसकी लाश छुपा लेते हैं। अगर किसी इदारे को या किसी शख्स को उसकी गफलत याद दिलाएं या ये बताएं कि जनाब आपने ये हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो उसे अगवा कर लेते हैं। क्या रियासत से वफादारी सिर्फ फूट पॉलिश है और कुछ नहीं है? फिर एक रेड लाइन का भी तस्करा किया DGISPR ने। बहरहाल कुल मिला के ये है कि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी
वो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने सोचा हुआ था कि मैंने प्रेस ब्रीफिंग देनी है, उसके अंदर कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा लगा कि नए सूबे बनाने की जो प्लानिंग है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिमाग की पैदावार है और उनको उसमें काफ़ी सारे हमायती मिल गए। तो बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, मैं इसका हमायती हूँ। नए सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी बुनियाद के ऊपर छोटे यूनिट्स बनने चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा सहूलियात भी होनी चाहिए, टैक्सेशन का एक बेहतर निज़ाम होना चाहिए। लेकिन ये काम फील्ड मार्शल के करने का नहीं है। पाकिस्तान में अवामी मुंतखब नुमाइंदों की एक हुकूमत आनी चाहिए और वो सारे नुमाइंदे मिलकर बैठकर इस बात का फैसला करें कि कितने इंतज़ामी यूनिट बनाने हैं, किस किस जगह पे बनाने हैं, किन बुनियादों पे बनाने हैं, और फिर इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। सब मिलकर ये करें, लेकिन ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे करें। ये काम जो है ये फौज के करने का नहीं है कि वो बंदा बैठ गया। वो तो फौज के साथ तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना जनाब। आपको भी अगर इसके अंदर कोई इनपुट देनी है तो आप दे दें, बतौर इदारा आप भी मौजूद हैं। पुलिस से भी इनपुट मांगी जाएगी, फौज से भी मांगी जाएगी, बाकी जो जो इदारे काम करते हैं स्टेट के लिए उन सबसे पूछा जाएगा कि अपनी अपनी इनपुट दे दें। लेकिन फैसला जो है वो अवामी मुंतखब हुकूमत को करना चाहिए। तो मोहसिन नकवी वाला रोला अभी तक पड़ा हुआ है। तो DGISPR की मैंने सारी की सारी जो भी प्रेस ब्रीफिंग थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। और कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है और भारत के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं उसका भी उन्होंने तस्करा किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त आज़ाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं और लगातार गिर रही हैं, आज क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूं। तो जब लगातार आज़ाद कश्मीर में लाशें गिर रही हैं तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं जनाब कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है? और ये कैसा लाडला बच्चा है जिसको लगातार आप मारते चले जा रहे हैं? 100 के करीब आपने लाशें गिरा दी हैं। वहां पे जो ह्यूमन राइट्स चैप्टर है पूरा, उन्होंने अपना डाटा अपडेट किया। 84 लाशें उन्होंने गिनकर बता दी कि ये बंदे यहां पे शहीद कर दिए गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो आप कह रहे हैं अभी भी वो लाडला बच्चा है। तो कैसा लाडला बच्चा है? यानी पानी पाकिस्तान का वहां से आता है, बिजली का इंतजाम पाकिस्तान का वहां से होता है, हमारे डैम्स उन पानियों से भरते हैं। वो कश्मीर हमारी शारक है, किसी वजह से है टेक्निकली, और आप उन्हें हमेशा ताने देते रहते हैं कि जनाब हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया। कभी सोचा है कि उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने आप पे भरोसा किया और आपके साथ शामिल हुए, आपके साथ खड़े हुए, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। जिन्होंने कुर्बानियां दी उन्हें अब मारना शुरू कर दिया। वो कमांडर फारूक की मिसाल मैंने आपको बताई पिछले वीलॉग्स के अंदर। तो नादरीन, आसिम मुनीर की और DGISPR की बातें सुनकर ना एक बात तो मुझे समझ आई, और वो चुके हैं। उनकी वो हालत नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। गो के अभी भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी कैपेसिटी को देखें तो वो 30%, 40% या किसी जगह पे 20% वो इतना काम कर रहे हैं। पहले जो 100% काम किया करते थे। तो हालात अब बड़े मुश्किल है। अगर कोई मिसाइल आता है तो उसको इंटरसेप्ट करना, उसको रोकना, क्योंकि देखिए इंटरसेप्टर्स भी कम होते जा रहे हैं। अब मिसाइल बहुत महंगे हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। फिर एक एक मिसाइल को रोकने के लिए, ड्रोन को रोकने के लिए 4-4 मिसाइल इन्होंने शुरू में दागे हैं। तो बहुत बड़ी मिकदार में अपने हथियारों को जाया किया है अमेरिका ने और इसराइल ने इस पूरे रीजन में। पेंटागन के अंदर इस बात की एक फिक्र भी है कि जितने मिसाइल हम पूरे साल में बनाते हैं उतने मिसाइल तो ये चंद दिन में चला देते हैं। यानी अभी 1 महीने की लड़ाई में इतने मिसाइल चला दिए गए हैं कि एक डाटा शेयर किया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उसमें बताया गया कि, और ये अमेरिका से है, कि 7 से 9 महीनों में अमेरिका इतने हथियार नहीं बना सकता जितने हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिए हैं ईरान के खिलाफ अब तक। सिर्फ तेहरान पे जो बम गिराए गए हैं या मिसाइल गिराए गए हैं उनकी तादाद 3000 से ज्यादा है। हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही। हमेशा यही होता रहा कि जब भी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा होता था ना तो अपोजिशन फायदा उठाती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मर्तबा अपोजिशन हुकूमत को हौसला दे रही है कि खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। यानी आम पाकिस्तानी ये कह रहा है कि कसूरवार तो एस्टेब्लिशमेंट है। ये सर्वे जो मैंने करवाया वो भी ये बता रहा है, और लोग खड़े हैं आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। DGISPR और मोहसिन नकवी पे ज्यादा तनकीद हो रही है सियासतदानों की निस्बत, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो जबरदस्ती मुसल्लत हो गए हैं। नए सूबे बनाने के खिलाफ जो है वो बाकायदा सिंध तो खुल के सामने आ गया। उनके वजीर आला ने भी कह दिया, उनके जो सईद गनी साहब है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया। पंजाब वाले भी डरते डरते स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब नए सूबे हम नहीं बनने देंगे, हमारी आवाम इसके खिलाफ है और कोई जरूरत नहीं है यहां पे नए सूबे बनाने की। तो वो तो खुलकर सामने आ गए, वो नहीं बनने देंगे। देखिए रवायती सियासी जमातें, उनका सर्वाइवल वो पुरानी जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, उनके अंदर ही है। ये कोई भी तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
इंतजामी यूनिट्स में आपको यह कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी का, आसिम मुनीर का मैं बदतरीन मुखालिफ हो सकता हूं, लेकिन अगर कोई नए और छोटे इंतजामी यूनिट्स बने और इस बुनियाद पे बने कि बेहतर गवर्नेंस हो, तो यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों का हक नहीं बनता इस पे बात करने का, ना मोहसिन नकवी का बनता है ना आसिम मुनीर का बनता है, और DGISPR का तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ये इनका काम ही नहीं है। एक अवामी हुकूमत आए, इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर, उसके नतीजे में एक अवामी हुकूमत आए, वो अवामी हुकूमत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, फिर वो तय करेंगे पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो ये काम सियासतदानों के करने का है, ये काम सरकारी मुलाजिमीन के करने का नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, DGISPR का स्टेटमेंट जो खवातीन के हवाले से और मिसिंग पर्सन के हवाले से, ये बहुत जरूरी है। और अफगानिस्तान के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब ये जरा स्टेटमेंट आप देखिए कि DGISPR कहते हैं कि अफगान तालिबान जो कुछ औरतों और बच्चों के साथ करते हैं, क्या ये इस्लामी तरीकाकार है? ये उन्होंने अफगान तालिबान वहां की गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की। और उसके बाद DGISPR ने सऊदी गवर्नमेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का खसूसी ताल्लुक है, दोनों ममालिक के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा है, हम वादों और मुआहदों पर कायम रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो दिफाई मुआहदा कैसे फंक्शनल होगा वो तफसीलात मीडिया के सामने नहीं रखी जा सकती। एक तो ये आपका काम ही नहीं है। अगर किसी सहाफी ने सवाल किया तो सहाफी का तो काम है सवाल करना। तो DGISPR को हमारे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में नहीं बोलना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान कितने बुरे हैं ये फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी करेगा अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत से पूछकर। पॉलिसी सियासतदान बनाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देखो पॉलिसी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नौकर हो, तुम नौकरी करोगे, तुम्हें ड्यूटी दी जाएगी, तुम वो ड्यूटी पूरी करोगे। जो पॉलिसी बनाएंगे वो पाकिस्तानी बनाएंगे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। तो ये पॉलिसी सियासतदानों ने बनानी है कि अफगानिस्तान को क्या कहना है, सऊदी अरब को क्या कहना है, और कोई दिफाई मुआहदा पब्लिक करना है तो ये तो सियासतदानों का काम है। ये तो वजारत खारजा में आपका तो हिस्सा नहीं है, तो आप हर चीज में शामिल क्यों हो जाते हैं? ये सवाल मुझे समझ नहीं आता, इसके जवाब मेरे पास नहीं है कि हर चीज में क्यों शामिल हो जाते हैं। फिजा आलम साहिबा ने DGISPR को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मर्द एहलकारों का घरों की दीवारें फलांग कर सैकड़ों औरतों को घसीटना, मारना, अगवा करना, कैद करना, इबादत गुजार औरतों को जादूगर्दी कहना, एक वफादार औरत के निकाह पर कीचड़ उछालना, एक बीमार शख्स को नाहक 300 साल की सजा सुनाना, माओं को थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाना और नकाब खींचकर तस्वीर ऊपर भेजना, क्या ये इस्लाम का तरीका है? ये अभी फिजा आलम साहिबा हैं, ये नकाब करती हैं, इन्हें उठाकर पुलिस ले गई थी, इनका नकाब नोच के तस्वीर बना के ऊपर भेज रहे थे। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि ये कैसे घटिया लोग हैं। और DGISPR को अफगानिस्तान की औरतों की फिक्र है, पाकिस्तान की खवातीन की फिक्र नहीं है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हम पब्लिक नहीं करेंगे, भाई आपका उस मुआहदे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपको तो सिर्फ बताया जाएगा कि आपने इतने बंदे भेजने इस मुआहदे के तहत, और जो जरूरी होगा उतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसको पब्लिक करना है या नहीं करना, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो हर फैसला जब आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे आती है। अभी देखें ना, सर्वे करवाया तो लोगों ने कहा जिम्मेदारी फील्ड मार्शल की है, इनकी नहीं है। फैसले ही सारे फील्ड मार्शल कर रहे हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर ही जाएगी। नाजरीन, सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ऐलान किया था कि वो आजाद कश्मीर जाएंगे एक बहुत बड़ा वफद लेकर, उनके साथ एम्बुलेंसेज होंगी, बल्कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया था। सेनेटर मुश्ताक उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा किया, कश्मीरियों के हक के अंदर वो निकले, बड़े पैमाने पे लोगों ने उनका साथ दिया, सहाफी भी वहां पे मौजूद थे। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इकराम राजा साहब, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। रजी ताहिर साहब जो अभी हाल ही में छूट कर आए थे, उन्होंने कवरेज की थी इस मुजाहरे की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके दफ्तर में छापा मार के, और सहाफी भी उठा लिए। तो 10 के करीब बंदे और पकड़ लिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये इंसानी सामान हमदर्दी का, देखिए यही आदमी जब इमदादी सामान लेकर फलस्तीन जा रहा था तो इसराइलियों ने गिरफ्तार कर लिया। आज यही आदमी इमदादी सामान लेकर कश्मीर जा रहा है तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं क्या हमारी फोर्सेस में और इसराइली फोर्सेस में फिर कोई फर्क रह जाता है? मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई गद्दारी का फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई बगावत का फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सादी बात कर रहा हूं कि यही सेनेटर मुश्ताक इमदादी सामान लेकर जाता है फलस्तीन में तो इसराइली पकड़ लेते हैं, यही सेनेटर मुश्ताक जो है इमदादी सामान लेकर जाता है कश्मीर में तो इसे पाकिस्तानी फोर्सेस पकड़ लेती हैं। हम इसका क्या मतलब लें? अब पीर वाले दिन डॉक्टर्स जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ जाएगा, खाने पीने का सामान जाएगा, मरहम पट्टी का सामान जाएगा और बहुत सारे वॉलंटियर्स जाएंगे, तो देखना है कि उन्हें रोका जाता है,
या क्या किया जाता है? क्योंकि देखें ना, डीजी साहब कल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, इंसानियत की बात कर रहे थे।